हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी बुक का पहला चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक ये तमाम चैप्टर आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का ये वीडियो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है, जो कि है हाउ द पार्लियामेंट मेक लॉज। आप सबको इतना पता है सर, पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट का क्या काम है सर? पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉज बनाना। अब क्या लॉ बनाना बहुत सरल है कि वोटिंग से पास हो गया तो हो गया? नहीं, इतना सरल भी नहीं है। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका क्लास 11 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव में इस वाले टॉपिक से बहुत सारे सवाल आपको बनेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेगा। थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेचर का काम है लॉ। अ डेफिनेट प्रोसीजर इज फॉलोड इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, एक डेफिनेट पूरा प्रोसीजर होता है लॉ बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एडमिशन लेते हैं, या आपने जब स्कूल में एडमिशन लिया होगा या जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, तो एक प्रोसेस होता है। लाइक मार्कशीट जमा करो। ठीक है, मान लो क्लास 11th में लोगे तो 10th की मार्कशीट दो, टीसी दो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो। ठीक है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी दो। एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको वेरीफाई करवाओ। तो वैसे ही जब कानून बनता है तो उसका भी एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, एक पूरी प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप। पहली सीढ़ी चढ़ो, दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम होता है। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ अब ये प्रोसीजर को हम कैसे समझे? ये प्रोसीजर देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, कि क्या प्रोसीजर? आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि कुछ भी कानून बनाना है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसकी एक पूरी कानून प्रक्रिया है, उसका एक पूरा एक अपना मेथड है, वो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले स्टेप नंबर 1 करो, फिर 2, फिर 3, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। ठीक, लेकिन अब हमें यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और कुछ कुछ प्रोसेस जो रहता है वो हम लोग कन्वेंशन, सम हैव इवॉल्व थ्रू कन्वेंशन। अब कन्वेंशन मतलब क्या है? कन्वेंशन मतलब कुछ सालों से जो सारी चीजें चली आ रही है और वो चीज जो ऑथेंटिक होती है उसको भी हम थोड़ा सा मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझो। हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अनरिटन मतलब क्या? वो आंख बंद करके अपनी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं? जी नहीं, वो पुराने कस्टम्स, पुराने कन्वेंशन के हिसाब से वहां पे उनकी कंट्री गवर्न हो रही है। अलग अलग डॉक्यूमेंट है, कुछ कुछ जो पुराने कस्टम्स है जो कि आज की सोसाइटी के हिसाब से फ्रूटफुल है, उसके हिसाब से वो अपनी सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया? तो हमारे यहाँ जो पूरा प्रोसीजर है कानून कैसे बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी इधर उधर की चीजें हम लोग कन्वेंशन, इवॉल्व फ्रॉम कन्वेंशन, जो कि हम कन्वेंशन वगैरह से लेते हैं। ठीक है, अब एक जो बिल है वो बिल बनता है कानून में, और इस बिल को कानून में बनाने के लिए एक पूरा प्रोसेस है। ये जब पूरा प्रोसेस पूरा होगा तब वो कानून बनेगा। ठीक, समझ में आया? नहीं आया तो भी घबराना नहीं। मैंने जैसा कि बोला है, इस वीडियो के एंड तक थोड़ी सी पेशेंस रखना। ठीक है, जब तक कि मैं आपको सारा ये वीडियो एंड ना हो जाए तब तक थोड़ी सी पेशेंस रखना। टेक्निकलिटी है, लेकिन ट्रस्ट मी आप पूरा टॉपिक समझ जाएंगे इस वीडियो के एंड होते होते तक। ठीक है, नाउ ये आपकी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अपनी बुक में देखोगे तो आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे हमें कहां से स्टार्ट करना? बोलोगे सर स्टार्ट कहां से करना, शुरुआत कहां से करें? तो शुरुआत बिल से होगी। ठीक है, शुरुआत किससे होगी? शुरुआत होगी बिल से। ठीक है, अब यहां से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। बिल, इंट्रोडक्शन इन द ईदर हाउस ऑफ नॉन इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, बिल सेंट टू अ कमिटी डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल ले लेके समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोग ये समझे। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ लॉ बनाना है। लॉ किससे रिलेटेड बनाना है? गवर्नमेंट को मान लो लॉ बनाना है, जैसे
हम क्या ले, कोई करंट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, इंडिया में जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 370 है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, इन्होंने क्या की, इन्होंने बातें की, इन्होंने आपस में डिस्कशन किया। इन्होंने डिस्कशन में क्या निकाला, इन्होंने डिस्कशन में निकाला कि आर्टिकल 370 को हमको हटाना है। अब आर्टिकल 370 नहीं रहेगा, ठीक है, इन्होंने डिस्कशन कर लिया। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके डिस्कशन से तो नहीं होगा, अब इनको क्या करना होगा, अब इनको पूरा प्रोसीजर बनाना होगा। तो यहाँ पे पूरा एक रिपोर्ट बना ली, पेपर में सारी चीजें लिख ली, ठीक है। ऐसे करके ये कुछ 50 पन्ने का पेपर बना लिया, 50 पेजेस का एक पेपर बना लिया, ठीक है। इसमें लिख दिया आर्टिकल 370 को इनको हटाना है, आर्टिकल 370 को हटाना है, ठीक है। ये जो पेपर है, इस पेपर को बोला गया है बिल। जो हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, जो मिनिस्टर पढ़ते हैं, मिनिस्टर बोलते हैं आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस द बिल ऑफ दिस, आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस अ बिल ऑन द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, मतलब मुझे आर्टिकल 370 को हटाना है, ठीक है, समझ में आया। तो इनिशियली जो मिनिस्टर, जो आपस में जो हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर ये जो बात करते हैं, जो भी कानून बनाना है, इसको ये पूरे अच्छे से एक प्रोसेस में एक पूरे सारी चीजें ये लोग पेपर में लिख लेते हैं, और पेपर में फिर ये इसे क्या करते हैं, इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब पार्लियामेंट में ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल बन गया, ये बिल है, ठीक है। इस बिल में सारी चीजें लिखी है कि क्या क्या कानून में है, कानून में जो भी कानून बनने वाला है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी बिल में लिख दिया। अब ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और राज्यसभा में भी किया जा सकता है, और राज्यसभा में भी किया जा सकता है। अब यहां पे आपके इस स्क्रीनशॉट में एक चीज लिखी है, इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। अगर मतलब नॉन मनी बिल है तो या तो आप उसे लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मान लो मनी बिल है, अब आर्टिकल 370 तो नॉन मनी बिल था, तो वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। लेकिन मान लो मनी बिल है, ठीक है, कुछ मनी रिलेटेड मैटर है, तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। वो पहले लोकसभा में होगा फिर राज्यसभा में होगा। लेकिन अगर नॉन मनी बिल है तो इन दोनों हाउसेज में कहीं पे भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब हम हमारे केस में मान लेते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना है, तो आर्टिकल 370 को हटाने वाला बिल लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले लोकसभा में हुआ। अब जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इन्होंने सिर्फ टाइटल पढ़ दिया, ठीक है, यहां पे इन्होंने सिर्फ टाइटल पढ़ दिया कि ये जो बिल है ये आर्टिकल 370 के ऊपर है, आर्टिकल 370 को हटाना। इतने में हंगामे वगैरह सब होने लग जाएंगे, सारी चीजें होने लग जाएगी। फिर क्या होता है, वो हाउस मतलब फिर लोकसभा इस बिल को एक कमेटी को भेजेगी, तो यहां से लोकसभा इस बिल को एक कमेटी को भेजेगी। अब यहां पे कमेटी का क्या काम होगा, यहां पे कमेटी का क्या काम होगा, कमेटी का काम होगा कि वो इस बिल को पढ़े। कमेटी में क्या होता है, कमेटी में एक्सपर्ट लोग होते हैं, यहाँ पे कुछ 5-6 लोग होंगे जो कि एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर, जो जिनका की प्रमोशन हो जाता है, जो कि सेक्रेटरी लेवल पे चले जाते हैं, वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं। ये लोग इस कमेटी में स्टडी करते हैं कि इस बिल के अंदर कोई कमी तो नहीं है। मान लो इस बिल के अंदर कोई कमी नहीं है, तो ये लोग अपनी रिपोर्ट किसको दे देंगे, ये लोग अपनी रिपोर्ट वापस लोकसभा में हैंड ओवर कर देंगे कि बिल सब बढ़िया है, या बिल में कुछ चेंज करना है तो वो चेंजेस ये है, ठीक है। अब इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में फिर लोकसभा में वोटिंग होती है। अगर ये चीज मेजॉरिटी से पास हो गई यहां पे, तो फिर ये बिल यहां से कहां आ जाएगा, यहां से राज्यसभा में आ जाएगा। फिर राज्यसभा में भी अगर मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, तो राज्यसभा से मेजॉरिटी से पास होने के बाद में ये कहां चले जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। और प्रेसिडेंट को इस पे क्या देना होगा, प्रेसिडेंट को इस पे एसेंट देना होगा। एसेंट मतलब प्रेसिडेंट को अपने यहाँ पे सील और साइन करना होगा। जब तक कि प्रेसिडेंट बिल पे अपना एसेंट नहीं दे देते, वो कानून नहीं बनता। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के सील और सिग्नेचर होना जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद में, तभी वो बिल कानून में कन्वर्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक बार मैं फ्लो चार्ट को रीड कर देता हूं, फिर से मैं आपको एक बार एक ब्रीफ में 2 मिनट के अंदर अंदर सारी चीजें फिर से समझा दूंगा। नाउ
Bill introduction in either house in case of non-money bill. Bill sent to a committee or discussed in the house itself. Committee give reports. How the house may or may not accept the report. Detailed discussion of the bill in house. Bill is accepted or rejected. Sent to the other house for approval. Other house approve or give the recommendation. President approve or send back for reconsideration. Bill become laws. ठीक है, तो यहां पे अब जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं उसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बिल आया, बिल को आप या तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे एग्जांपल में मैंने माना कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया तो डिबेट वगैरह होगी, ठीक है। फिर बिल को कमिटी को दे देते हैं, कमिटी सारे बिल पे स्टडी कर लेगी, ठीक है। सब सारे बिल पे स्टडी करने के बाद कमिटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में वापस प्रेजेंट कर देगी। अब कमिटी की रिपोर्ट लोकसभा को मानना नहीं मानना ये वो लोग डिसाइड करेंगे मेजॉरिटी से, ठीक है। फिर बिल पे वोटिंग होगी, अगर वोटिंग से पास हो गया तो यहाँ पे फिर वो राज्यसभा में आ जाएगा, फिर राज्यसभा में डिबेट एंड डिस्कशन होगा, फिर यहाँ पे वोटिंग होगी, और यहाँ से अगर वोटिंग से पास हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, और प्रेसिडेंट ने यहाँ पे अगर साइन कर दिया तो ये बिल क्या होगा, बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो, ऐसा मान लेते कि बिल लोकसभा में आया, लोकसभा ने इसे पास भी कर दिया मेजॉरिटी से, लेकिन राज्यसभा में आके क्या होगा, राज्यसभा में मान लो राज्यसभा इसे पास नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार की मेजॉरिटी, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी हमेशा लोकसभा में होती है, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी राज्यसभा में मुश्किल है। मान लो राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, तो कई बार क्या होता है, कई बार यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग भी होती है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब दोनों हाउसेस को एक साथ में बैठा लिया जाता है और फिर चर्चा होती है और फिर वोटिंग होती है। ठीक है, तो जब मान लो राज्यसभा से कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है और वो बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग की बोल सकते हैं कि दोनों हाउसेस साथ में बैठे और दोनों हाउसेस साथ में बैठ के आपस में चर्चा कर ले और फिर वोट करें। अब जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो हमेशा वोट लोकसभा के फेवर में चल जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के मेंबर राज्यसभा से डबल है, तो जब ये सारे लोग साथ में बैठेंगे तो लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेरेबल राज्यसभा, और ये सारे लोग साथ में बैठे हैं तो ऑफकोर्स जो बिल है वो अधिकतर पास हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। ज्वाइंट सेशन सिर्फ तभी होता है, ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठ के पास कर रही हो। ज्वाइंट सेशन तभी होता है जब बिल वाकई में अटक जाता है और वो बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो ज्वाइंट सेशन होता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट भी क्या है, प्रेसिडेंट के पास मान लो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया और वो बिल फिर प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो प्रेसिडेंट ने उसे एसेंट दे दिया तो वो कानून बन गया। मान लो प्रेसिडेंट को लगा कि ये बिल सही नहीं है, ये जो कानून है ये कानून सही नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को अगर ये लगा कि सही नहीं है तो प्रेसिडेंट इसको वापस से लोकसभा में भेज सकते हैं और फिर प्रेसिडेंट बोलेंगे कि इसको रिकंसिडर करो। और मान लो कि अगर प्रेसिडेंट ने इसे लोकसभा में भेजा तो फिर लोकसभा में फिर से वोटिंग होगी, राज्यसभा में फिर से वोटिंग होगी और फिर प्रेसिडेंट को वोट देना है, फिर प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। फिर से समझा देता हूं, ठीक है, कोई भी अगर कंफ्यूजन रहे या हो तो घबराना नहीं है। मान लो बिल आया, बिल लोकसभा में पेश किया, लोकसभा ने पास कर दिया, बिल राज्यसभा में पेश हुआ, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर यहां से बिल प्रेसिडेंट के पास में आ गया, प्रेसिडेंट की साइन होने चाहिए तब जाके कानून बनेगा, लेकिन प्रेसिडेंट को लगा नहीं ये कानून सही नहीं होगा, तो अब प्रेसिडेंट को लगा ये कानून सही नहीं होगा तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस बिल को वापस से लोकसभा में भेज सकते हैं। वो बोलेंगे रिकंसिडर द बिल। रिकंसिडर मतलब एक बार फिर से विचार करो, और रिकंसिडरेशन के लिए जब बिल लोकसभा में भेजा तो अगर लोकसभा ने फिर से पास कर दिया और फिर वो बिल वापस से राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा ने फिर से पास कर दिया तो फिर प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी है एसेंट देना। ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी है एसेंट देना। ठीक है, तो यहां पे एक स्टेटमेंट ऐड किया गया था इसलिए मैंने बोला प्रेसिडेंट अप्रूव और सेंड बैक्स फॉर रिकंसिडरेशन। सेंड बैक्स फॉर रिकंसिडरेशन मतलब कि प्रेसिडेंट को बिल सही नहीं लगा तो वापस से लोकसभा में भेज सकते हैं और फिर वापस से पूरा का पूरा प्रोसीजर होगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस 2 बार हुआ अगर प्रेसिडेंट को सही नहीं लगा तो। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरी बार फिर प्रेसिडेंट को साइन देना ही पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। देखो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज थी, लेकिन मुझे आपको एक एक वर्ड यहाँ पे समझाना जरूरी था, क्योंकि मैं आपको चाहता तो मैं शॉर्ट में समझा देता, प्रेसिडेंट के अप्रूव तक ही समझा देता। मैं चाहता तो ये रिकंसिडरेशन वाला आपको नहीं समझाता कि ऐसे कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर मैं नहीं समझाता तो मैं मेरे काम में मक्कारी कर रहा होता है ना, और मुझे ये सही नहीं लगता। तो आप
प्लीज इसको एक बार और देखना, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया हो तो एक बार और कोशिश करना, एक बार और फिर से इस वीडियो को देखना, आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बिल के भी देखो अलग अलग तरीके के प्रकार होते हैं। एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, एक होता है गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट गवर्नमेंट बिल मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मिनिस्टर ने बिल प्रेजेंट किया है तो वो क्या गवर्नमेंट बिल। मान लो हमारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया तो क्या हो गया गवर्नमेंट बिल। फाइनेंस मिनिस्टर ने वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में लेके आ गया तो गवर्नमेंट बिल। ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉन मिनिस्टर इस बिल को लेके आता है तो वो हो जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, मान लो कोई नॉन मिनिस्टर को इस बिल को लेके आता है तो वो क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल। समझ गए? ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि बिल सिर्फ और सिर्फ सरकार लेके आएगी, बिल कोई भी हाउस में लेके आ सकता है। ठीक, लेकिन वो ये होता है कि सरकार, जो बिल सरकार लाती है वही क्यों पास होते हैं, क्योंकि सरकार के पास में मेजॉरिटी होती है। ठीक है, अब मान लो बीजेपी की सरकार है और कोई कांग्रेस का एमपी एक बिल लेके आया, बिल्कुल लेके आ सकते हैं, उस बिल को हम लोग बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल, लेकिन वो बिल अधिकतर पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सो बिल, प्राइवेट मेंबर बिल और एक गवर्नमेंट बिल, ये आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ये वाली चीज भी आपको यहां पे क्लियर हो गई। नाउ टाइप्स ऑफ बिल, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नॉन मनी बिल एंड मनी बिल में क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी बिल जिसमें कि कुछ मनी का मैटर हो, रुपए निकालने देने, टैक्स बढ़ाना घटाना, वो मनी बिल का पार्ट हो जाएगा। और कोई भी जो मनी से रिलेटेड नहीं है वो क्या हो गया, वो नॉन मनी बिल हो गया। ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल कि ठीक है कुछ छोटे मोटे कुछ कानून इंप्लीमेंट करना है, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत साल पहले बना, अब हमें आज की नीड के अकॉर्डिंग मान लो कुछ चेंज करना है तो हमें यहाँ पे उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के सहारे चेंज करना होगा। सो गवर्नमेंट प्राइवेट मेंबर क्लियर है, मनी नॉन मनी क्लियर है, ऑर्डिनरी मतलब कोई सामान्य कानून। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो उसको हमने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब मान लो एक और चीज आपको कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से बता देता हूं, समझ में आया तो समझ लेना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऑर्डिनरी मेंबर बिल में मान लो कि अगर 100 लोगों की स्ट्रेंथ है, ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल इमेजिनरी लेते हैं, अगर 100 लोगों की स्ट्रेंथ है तो ऑर्डिनरी बिल में हमें मात्र 51 लोग चाहिए इसे पास करवाने के लिए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आना है तो यहाँ पे 100 का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो लगभग एक अंदाजा से मान लेते हैं कि लगभग 75 के आसपास यहाँ पे हमें क्या लगेगा, इतने लोग जब बोलेंगे तभी संविधान में चेंज हो पाएगा। मतलब 100 में से अगर 75 लोग बोलेंगे तो ही चेंज हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, Now, law making is thus merely a legal procedure, but it is also a political course of action. अब जो कानून बनाना है, आपने इसका पूरा प्रोसीजर देख लिया, एक पूरा लीगल प्रोसीजर देख लिया, लेकिन कानून बनाना एक तरीके से एक पॉलिटिकल प्रोसीजर भी है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी है। क्यों? क्योंकि कानून कौन बना रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी बना रही। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बना रही? जो कि सरकार में है, वो कानून अपना बना रही है। कंडीशन देयरफॉर condition develop before the introduction of a bill in the parliament. Role of political party, interest group, media, citizens forum, etc. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, फॉर एग्जांपल बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पे भली सरकार में हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे वो लोग जो बीजेपी, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन उनको बीजेपी का भी ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो वो बिल्कुल अपने हिसाब से काम करते थे, लेकिन उनको कांग्रेस का भी ध्यान रखना होगा। सो यहाँ पे अधिकतर कौन सी चीजें कानून बनती है, जो कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में होती है। जब भी चुनाव लड़ते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ वादे करती है। कांग्रेस अपने वादे करेगी, बीजेपी अपने वादे करेगी। कांग्रेस सरकार में आ गई तो कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी। कैसे करेगी? कानून बना के, उस पर कानून बना दिया, वो वादा पूरा हो जाएगा। बीजेपी सरकार में तो बीजेपी अपने वादे पूरे करेगी। ठीक है, कुल मिलाने का मेरा मतलब यही था आपको समझाने का। ठीक है, और कानून बनने में मीडिया, इंटरेस्ट ग्रुप्स, इन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मीडिया एक तरीके से क्या करता है, मीडिया एक तरीके से हाइप बनाता है। हाइप कोई भी चीज की,
अरे उसने ऐसा कर दिया, ये कानून होना चाहिए, हमारी वोटिंग एज 16 क्यों नहीं है, 16 होना चाहिए, वहां पे तो 16 है उस कंट्री में। तो मीडिया प्रेशर क्रिएट करता है गवर्नमेंट के ऊपर। साथ ही साथ मीडिया क्या करता है, हमारे दिमाग से खेलता है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी देखना मीडिया को 15-20 दिन, तो आपको लगेगा वो हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और इसलिए कई बार मीडिया का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, ठीक। नाउ यहां पे हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बिल। इन द प्रोसेस ऑल्सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द लॉ, द सपोर्ट और द अपोजिशन दैट बिल इज likely to produce, the impact that law may have on electoral prospect of the ruling party। अब कोई भी कानून बनाने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज, वो सरकार इतनी सारी चीजें सोच लेती है। मान लो वो कोई भी कानून बना रहे तो देखती कि क्या हमारे पास में रिसोर्सेज हैं। मान लो कि वो कुछ कानून बना रही, कोई गवर्नमेंट का कोई स्कीम या कुछ भी कोई लॉ लेके आ रही है, तो वो देख रही कि हमारे पास में फैसिलिटी है, हमारे पास इतने रुपए हैं, हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने हॉस्पिटल्स है। अगर मान लो कोई लॉ, अगर कोई हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई कानून बना रही है, तो वो देखेंगे क्या हमारे पास रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मतलब क्या हॉस्पिटल है, क्या एम्बुलेंस है उतने, क्या हमारे पास रुपए हैं, जो भी हमने टारगेट सेट किया है उसके लिए रिसोर्सेज है कि नहीं है। फिर वो लोग ये भी देखते हैं कि लोकसभा में तो चलो हम पास करवा देंगे, लेकिन राज्यसभा में क्या अपोजिशन वाली पार्टी पास कर देगी। गवर्नमेंट ऐसे मजाक के लिए तो कानून लेके नहीं आएगी, गवर्नमेंट वही कानून पार्लियामेंट में लेके आती है जो कि उनको लगता है कि हाँ ये पास हो जाएगा। तो वो लोग आपस में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से भी तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर वो ये देखते हैं कि जो भी कानून बन रहा है वो उनके इलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक तरीके से क्रिएट करेगा। अगर कानून बहुत अच्छा होगा तो बहुत सारे वोट मिलेंगे, कानून बुरा बना दिया तो वही वो अगला चुनाव हार जाएंगे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकार होती है, सरकार हमेशा ये देखती है कि मैं अगले बार पावर में आऊंगा या नहीं आऊंगा, ठीक है। मतलब जो भी गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया कि पावर चीज ही ऐसी होती है। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप नॉर्मल लाइफ में भी देख लीजिए, कोई भी इंसान पावर को नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कानून बनते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि इस कानून से हम लोग वापस सरकार में आ जाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये वाली चीज वो देखते हैं। नाउ ड्राफ्टिंग ऑफ लेजिस्लेशन। Once the policy behind the legislation is approved, the task of drafting legislation begin. The draft of any bill is prepared by the concerned ministry. For instance, a bill raising the marriageable age of girls from 18 to 21 will be prepared by the law ministry. The Ministry of Women and Child Welfare also may include in it. ठीक, अब यहाँ पे वही सारी चीजें बताई है कि पहले इन सब ने आपस में बात कर ली। वही पहले प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर ने आपस में बात कर ली, उन्होंने सारा आकलन देख लिया कि इस कानून से अगले साल चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, चुनाव हारेंगे तो नहीं। फिर यहाँ पे बिल कंसर्न मिनिस्ट्री बनाती है। अगर मान लो कोई टैक्स वाला है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बना देगी, कोई विमेन से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बना देगा, ठीक है। तो फिर कंसर्न मिनिस्ट्री वो बिल बनाती है। फिर वो बिल को क्या करते हैं, वो बिल को यहाँ पे हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा। अधिकतर जो मिनिस्टर होते हैं वही इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लो कोई रुपए से, कोई फाइनेंस से रिलेटेड बिल है तो फाइनेंस मिनिस्टर ही अधिकतर इंक्लूड करते हैं। कोई डिफेंस से रिलेटेड बिल है तो डिफेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, फिर बिल पे डिस्कशन होता है, ठीक है, वो वाली सारी चीजें। फिर बिल को कमेटी के पास में भेज दिया जाता है, कमेटी उस पर स्टडी करती है, फिर कमेटी अपनी रिपोर्ट वापस देती है और फिर बिल पे वोटिंग होती है, ठीक। अब अगर मान लो डिसएग्रीमेंट हुआ तो क्या होगा, मान लो कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में नहीं हुआ, तो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में तब बुलाते हैं जब डेडलॉक हो जाता है कि बिल पास ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अधिकतर देखा है कि जो डिसीजन है वो लोकसभा के फेवर में जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये आपका होमवर्क है, लोकसभा में टोटल कितनी स्ट्रेंथ है और राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो डिसीजन हमेशा लोकसभा के फेवर में जाएगा, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया? मनी बिल। अब बारी आई, अभी तक हमने बात करी थी नॉन मनी बिल, लेकिन मनी बिल में क्या होता है, सबसे पहले जो बिल है वो बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रपोज किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा में ये पास हो गया। पास क्यों हो जाता है लोकसभा में? क्योंकि मनी बिल कौन लेके आ रहा है? सरकार लेके आ रही। अब सरकार की मेजॉरिटी तो लोकसभा में है ना, अगर सरकार की मेजॉरिटी नहीं होगी तो, अगर सरकार की मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं होगी तो वो सरकार है ही नहीं, फिर तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, है ना। सरकार की मेजॉरिटी तो है ही लोकसभा में, तो गवर्नमेंट बिल लाती है वो लोकसभा में ही लेके आती है। मनी बिल का ये रूल है, वो राज्यसभा में नहीं आता है।
लोकसभा में प्रपोज हो गया, लोकसभा ने इसे पास कर दिया। पास करने के बाद बिल जाता है राज्यसभा के पास। जब राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है। 14 डेज में या तो उसको पास कर दो, पास नहीं भी किया तो भी हम उसे मानेंगे कि वो बिल पास हो गया है। मनी बिल में राज्यसभा के पास में पावर नहीं है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुका हूं। पुराने कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि मनी बिल में राज्यसभा के पास में पावर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है राज्यसभा के पास में यहाँ पे पावर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा रिप्रेजेंट्स दी पीपल और हम हमारे लोगों को चुन रहे हैं और देश के खजाने से कुछ भी रुपए निकल रहे हैं तो इन ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनके थ्रू निकलने चाहिए। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे हो रहा है? जो हमारे एमएलएज हैं ये लोग चुन रहे हैं इनको। ठीक है, तो मनी बिल में क्या होता है? मनी बिल का एक बार पूरा प्रोसीजर देख लो। बिल आया, बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है, लोकसभा ने इसे पास कर दिया, फिर ये बिल राज्यसभा चले जाएगा। राज्यसभा के पास 14 डेज होते हैं, अगर पास करना है तो कर दो, नहीं करना है तो हम उस बिल को मान लेंगे कि पास हो गया। राज्यसभा कुछ कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकता है लोकसभा को। मान लो राज्यसभा के कुछ मेंबर को लगा कि नहीं ये चेंज कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा? राज्यसभा कुछ कुछ चेंजेस लोकसभा को बोल सकता है, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर है कि वो राज्यसभा की बात माने या नहीं माने और वो बिल को पास कर दे। ठीक है, तो मनी बिल में हमने क्या देखा? मनी बिल में हमने ये देखा कि राज्यसभा के पास ऐसा कोई ज्यादा पावर नहीं है। ऐसा ज्यादा क्या, राज्यसभा के पास कुछ भी पावर यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम एक बार एक तरीके से आप वो देख लो कि यहाँ पे जो बिल है, बिल को जब भी बिल जो रहता है उसको बहुत कंसिडर करके वैसे बनाया जाता है, बहुत सोच विचार करके बनाया जाता है। परसुएशन रहता है, हमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को परसुएट करना पड़ता है, भैया पास करवा देना, भैया पास करवा देना, कानून बनाना है। फिर उस बिल को ड्राफ्ट किया जाता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर जाके बिल रेडी होता है। बिल रेडी हुआ तो बिल को हमने क्या कर दिया? बिल को हमने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर यहाँ पे डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद में हमने इसे कमेटी के पास भेज दिया, कमेटी ने रिपोर्ट वापस भेज दी। रिपोर्ट आने के बाद में फिर क्या होगा? वोटिंग होगी। ठीक है, वोटिंग में अगर पास हो गया तो बढ़िया, नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होगा? ज्वाइंट सेशन होगा। मनी बिल एंड नॉन मनी बिल दोनों में प्रेसिडेंट का असेंट जरूरी है, लेकिन मनी बिल होगा तो भी प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए, नॉन मनी बिल होगा तो भी प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द रिजल्ट इन द एनेक्टमेंट ऑफ बिल इनटू द लॉ। यहाँ पे प्रेसिडेंट के सील साइन होना ही बताएगा, सील साइन होना ही मंजूर करेगा कि ये जो बिल है ये लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के साइन के बिना कुछ नहीं होगा। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो इसी के साथ मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया है कि बिल कैसे पास होता है। मनी बिल, वोटिंग, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज थी इस वाले वीडियो में। मतलब ये वाला टॉपिक ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आई थिंक मैंने जैसा बोला था कि थोड़ी सी शांति रखोगे और वीडियो के एंड तक पहुंचोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस के जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं, मतलब मैग्नेट बेस पर, वो सीबीएसई के एकदम लेटेस्ट अपडेशन के हिसाब से मिल रहे हैं, जो भी एडिशनल टॉपिक है। तो एकदम सीबीएसई का जो एकदम लेटेस्ट वाला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं। सो अगर आपको, मतलब बहुत बार मैंने ये कंप्लेंट सुनी कि सर वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसका एक सोल्यूशन मैग्नेट बेस से निकाला है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करो, वेबसाइट से उन वीडियोस को एक्सेस कर लो। वेबसाइट पे सारी चीजें बहुत सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगी। वेबसाइट पे पहुंचने के लिए क्या करना है? magnetbrains.com लिख के गूगल पे सर्च करो। जैसे ही magnetbrains.com लिख के गूगल पे सर्च करा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ सीबीएसई K-12 इंग्लिश, CUET हिंदी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपीएससी, IIT JEE नीट, CUET को आप ध्यान से पढ़े। आप अगर अपनी 12th के बाद अच्छी जगह लेना है एडमिशन तो CUET की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें फॉर एग्जांपल। लेकिन आप फिलहाल जाते हैं CBSE K-12 इंग्लिश में, यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे सभी क्लासेस ओपन अप हो जाएंगी। जिस क्लास की आपको पढ़ाई करना हो उस क्लास पे आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास 11 की पढ़ाई करनी, तो मैं गया, मैं क्लास 11 को मैंने टच किया। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लास 11 को टच किया, क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मुझे यहाँ पे नजर आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ पे मुझे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस नजर आया, और जैसे ही मैंने क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस पे वॉच नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के मुझे वीडियोस दिखेंगे। ये वीडियोस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, सो इट इज अप टू यू। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं,
और YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो देखो इस तरीके से वेबसाइट के माध्यम से आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट से भी नहीं पढ़ना है सर, बहुत आलसी आ रही है, तो सिंपल प्ले स्टोर पे जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करो, वहां से भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटली अप टू यू, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे तमाम तरीके की कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करवाई जाती है, जैसे CUT हो गया, UPSC हो गया, IIT JEE नीट हो गया। ठीक है, तो और ये जितनी भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन, भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।